Okay, so our next topic is Wheatstone bridge. Okay, so Wheatstone bridge, as you can see on the board, it is the combination of four resistors R1, R2, R3 and R4. It is a bridge-like structure, and by using this we can find out the value of an unknown resistor. So we have four resistors here, और हम R4 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. बाकी तीन जो है ये नोन रेजिस्टर्स हैं, तो इन चार रेजिस्टर में से एक जो अननोन है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. किस तरह से हम इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो हम सीखते हैं. तो देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके लिए हमें याद रखना है ये बैलेंस्ड स्टेट पे वर्क करता है. इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड स्टेट. ठीक है. अब बैलेंस्ड स्टेट से क्या मतलब होता है? बैलेंस स्टेट का मतलब है कि अगर हम यहाँ की जो K1 है इसको भी बंद कर दें और K2 को भी बंद कर दें यहाँ, ठीक है ना, इनको ऑन कर दें, तो इस कंडीशन में इफ देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है इस वाले वायर में, इससे जो कनेक्टेड है वायर, इसमें जो करंट है, अगर ये करंट IG 0 हो जाए, उस केस में गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट वाले दोनों रेजिस्टर का रेशियो गैल्वेनोमीटर की राइट साइड दोनों रेजिस्टर के रेशियो के इक्वल होता है. यानी हम यहाँ बोल सकते हैं इस केस में, इस कंडीशन में क्या होगा, R4 upon R3, you are getting it, R4 upon R3 it will be equals to R2 upon R1. तो याद रखने का बड़ा इजी तरीका है, ये ही है. क्वेश्चन अगर बनेगा तो बस इस तरीके से बनेगा, यही कंडीशन होगी. तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस तरीके से याद रखेंगे? हम याद रखेंगे कि इफ IG is 0, if current in galvanometer is 0, then ये जो लेफ्ट वाले दोनों रेजिस्टर हैं इनका रेशियो गैल्वेनोमीटर के राइट साइड वाले दोनों रेजिस्टर के रेशियो के इक्वल होगा. यही बात वाइस वर्सा भी जो है एप्लीकेबल है. यानी अगर ऐसा गिवन हो क्वेश्चन में कि R4 अपॉन R3 जो है वो R2 अपॉन R1 के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि गैल्वेनोमीटर में 100% जो करंट होगी वो कितनी होगी, 0 होगी. हम श्योरिटी से बोल सकते हैं ये बात. तो ये है बैलेंस स्टेट के बारे में, IG is equals to 0, तो ये रिजल्ट होगा. बहुत इजीली हमने याद रखा. अब बात आती है कि हम इसे कैसे प्रूव करें. ठीक है, तो देखो बहुत इजी है. यहाँ इससे सेल से सपोज कितनी करंट फ्लो हो रही है, मैं करंट I ले रहा हूँ कि सेल से I करंट यहाँ सर्किट में फ्लो हो रही है. ये I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. सपोज यहाँ पर कितनी करंट दी, I1, और यहाँ कितनी करंट की हमने देखा, यहाँ I2 करंट है. ओके, तो इस वायर में IG करंट जा रही है. ठीक है ना, ये करंट कितनी होनी चाहिए, 0, तभी वर्क करेगा, अदरवाइज ही वर्क नहीं करेगा. हम इन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऐसे लेंगे ताकि नेट करंट जो है गैल्वेनोमीटर पे वो 0 हो जाए. अगर इस वायर में कोई करंट नहीं जा रही है तो फिर ये पूरी की पूरी करंट I2 हो जाएगी. यू आर गेटिंग इट. यानी यहाँ से जो करंट है I2 वो एज इट इज यहाँ जाएगी. यहाँ I1 है तो ये जो करंट है ये भी I1 हो जाएगी एज इट इज, क्योंकि इस वायर में कोई करंट नहीं जा रही है. याद रखना, अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है तो इस वायर में करंट जाएगी ही नहीं. यहाँ और यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कंडीशन होगी. अब देखो, चाहो तो पॉइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ. यहाँ इस पॉइंट को मैं A ले रहा हूँ, B, इसको C ले लेते हैं, और D, यानी B और D जो है इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. तो यहाँ गैल्वेनोमीटर वायर में कोई करंट नहीं जाएगी. ठीक है ना, ऐसा होगा. अभी हम प्रूव भी कर देंगे ये. तो इस कंडीशन में यहाँ से जो करंट है वो वापस से कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी, और ये करंट वापस से इस तरीके से आएगी. ओके, तो ये यहाँ कंडीशन है. अब देखो, क्या हम ये रिजल्ट IG अगर हम 0 लेके चल रहे हैं तो क्या हम ये रिजल्ट डेराइव कर सकते हैं? चलो यहाँ पहले हम क्लोज लूप लेते हैं ABDA. ठीक है ना, तो देखो ध्यान से समझेंगे. यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर क्लोज्ड लूप ABDA. यू आर गेटिंग इट. मैं बात कर रहा हूँ ABDA के लिए. ओके, A से B. चलो I2, हम A से B जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब हमें रूल अच्छे से पता है, ये होगा -I2 R2. आगे चलो, या तो 0 है ही, यहाँ वापस आओ, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है. क्या रिजल्ट मिल रहा है बताओ? यहाँ से अगर हम देखें तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2. ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से मिला एक क्लोज लूप के लिए. सेकंड में या राइट साइड में इस क्लोज लूप को ले रहा हूँ BCDB. ओके, तो अब हम बात करेंगे फॉर क्लोज लूप BCDB. ओके, तो चलो BCDB के लिए बात करते हैं. B से C अगर जाएंगे तो बताओ I2 R4, करंट की डायरेक्शन में जाने तो नेगेटिव लेंगे, -I2 R4. आगे चलो,
करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, ये होगा प्लस I1 R3, यू आर गेटिंग इट। I1 करंट है, R3 और वापस 0 है, तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी यहां से मुझे रिजल्ट मिला I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4, this is our second equation, clear? Now on dividing equation 2 by equation 1, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं मैं, यहाँ आएगा R3, देखो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा LHS में, यहाँ हमारे पास बचेगा R3 अपॉन R1, और ये किसके इक्वल होगा उधर, इधर I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा R4 डिवाइडेड बाय R2। सो हियर हमारे पास R4 की वैल्यू वापस से आ चुकी है, R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 सॉरी R3 अपॉन R1 इंटू R2, ये वैल्यू हमें मिली है, ये यहाँ पर फाइनल आंसर है R4 के लिए। पर फिर भी ये रेशो जो है हमें याद रखना है, हम ये रेशो याद रखेंगे। इस रेशो से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल इजी है, यहाँ मैं R4 अपॉन R3 लिख सकता हूँ, R4 अपॉन R3, बात वही है ना, इसको मैं ले आऊँ और इसको वहां लिख दूँ तो हो जाएगा R2 अपॉन R1। तो जो रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो रिजल्ट भी मैंने यहाँ इजीली प्रूफ कर दिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि बेटर है कि हम यही रिजल्ट याद रखें। क्या रिजल्ट याद रखेंगे, बहुत इजी है याद रखना, प्रूफ हमने कर लिया है, देख सकते हो तो बहुत इजी है। पर फिलहाल व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या याद रखना है, हम याद रखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में वर्क करता है, और बैलेंस स्टेट किसे कहते हैं, व्हेन करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इफ Ig इज जीरो देन वी कैन से लेफ्ट वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो विल बी इक्वल टू राइट वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। So the next topic is meter bridge. Meter bridge is an application of Wheatstone bridge. ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज भी यहाँ बनाया है, और मीटर ब्रिज तुम देख सकते हो, ये बेसिक सर्किट है मीटर ब्रिज के लिए, और ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है, यानी प्रैक्टिकल भी करना है हमें। 3 मेजर प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं इसके ऊपर, और वो 3 प्रैक्टिकल में से सबसे पहले होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, सेकंड होता है टू वेरीफाई द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है ना। ये 3 मेजर प्रैक्टिकल्स होते हैं, यानी लैब में हम मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज से बिल्कुल रिलेट कर जाता है। दोनों को मैंने एक साथ इसलिए बनाया है ताकि तुम सिमिलैरिटी देख सको, और किस तरीके से ये भी समझ सको कि किस तरीके से हमने इसे डिजाइन किया है एक एपरेटस को, किसके बेसिस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे। यहाँ हम एक अननोन रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी होती है। ओके, तो देखो सबसे पहले डायग्राम में सिमिलरिटी देख लेते हैं। अगर हम मीटर ब्रिज की बात करें तो यहाँ ये 3 प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। एक होती है एल शेप, फिर आई शेप, और उसके बाद एल शेप की दूसरी प्लेट। और ये जो तीनों प्लेट हैं ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर इस तरह से होती हैं, लैब में देखोगे तुम प्रैक्टिकल लैब में। उसके बाद यहाँ ये पॉइंट ए का वर्क करेगा, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो ए बी और सी, ठीक है ना। जैसे यहाँ ए और बी के बीच में R2 रेजिस्टर है जो कि नोन रेजिस्टेंस है, उसी R2 के लिए हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। लैब में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा जिसमें हम जितनी डॉट निकालेंगे वही रेजिस्टेंस अप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पर तुम 1 से लेके और कितना भी पॉइंट में भी 0.25, 0.5 से लेकर एक बड़ी रेंज तक रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे जो कि एक नोन रेजिस्टेंस होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है R4 जो कि प्रैक्टिकल के टाइम पे गिवन होता है, और हमें उसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी होती है। सेकंड अगर हम बात करें, देखो पॉइंट है डी, यहाँ भी पॉइंट डी है, पॉइंट बी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और फिर ये पॉइंट डी के ऊपर जा रहा है। यहाँ भी पॉइंट बी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, ये सिंबल बता रहा है कि ये वायर ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना। ये वायर जॉइंट नहीं है, ये जंक्शन नहीं है, वायर ऊपर से आ रहा है। और उसके बाद यहाँ हमने इसे एक जॉकी से कनेक्ट किया है, जो कि एक मेटल पीस होता है, और इसके थ्रू हम इसको वायर के ऊपर अगर हम चलाएंगे तो फिर वहां से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेंथ कितनी है और रेजिस्टेंस कितना है। यानी जो बैलेंस स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बैलेंस स्टेट फाइंड आउट करने में ये जॉकी हमारी हेल्प करता है। इस जॉकी, इस मेटल पीस को हम इसके वायर के ऊपर चलाते हैं। यहाँ AC जो तुम देख रहे हो, ये AC एक वायर है, इस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, इसीलिए सेपरेटर्स का नाम है मीटर ब्रिज। ओके, तो 1 मीटर का ये वायर होता है, और नीचे इसकी स्केल लगा होता है जिसके थ्रू हम बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हुआ इनके बारे में सिमिलरिटी। अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर में जो जीरो है वो बिल्कुल बीच में होता है, लेफ्ट और राइट में करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर हम जॉकी को यहाँ इस वायर पे चलाएं, सब कुछ कनेक्ट कर दें, और उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है
इसमें जो पॉइंटर है वो 0 के ऊपर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस वायर में कोई करंट नहीं है। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है वो 0 के ऊपर आएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें बैलेंसिंग स्टेट मिल चुकी है, बैलेंस स्टेट मिल चुकी है। और अब हम जो भी हमारा प्रिंसिपल था उसे अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो देखो हम वही कहेंगे यहाँ, जैसे ही करंट 0 होगी तो ये डी पॉइंट हमें मिल चुका है। ये जो है रेजिस्टेंस लेफ्ट वाली, सपोज ये लेंथ अगर हमें एल मिलती है तो बताओ ये राइट साइड वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल। यू आर गेटिंग इट? तो ये डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो वायर बचा, इसका रेजिस्टेंस किसका काम करेगा बताओ? ये वायर जो है ये R1 का काम करेगा हमारे लिए। और डी के राइट साइड में CD दिख रहे हो ना, ये हमारे लिए काम करेगा किसका? R3 का काम करेगा। बोलो क्लियर है ना? ये R1 का काम वर्क कर रहा है और वो R3 का वर्क कर रहा है, ठीक है ना? तो अब हमें चारों रेजिस्टर दिख गए हैं, R4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली है। तो बताओ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर IG इज 0, ठीक है ना? अगर IG 0 है तो उसको क्या बोलते हैं अपन बताओ? इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड स्टेट। ये बैलेंस स्टेट है और ये इसी में ही वर्क करेगा। बैलेंस स्टेट निकालने का तरीका देखो, प्रैक्टिकली इसको सेटअप को कंप्लीट करने के बाद पॉइंट जॉकी को हम A पर टच करेंगे तो ये लेफ्ट डिफ्लेक्शन देता है, अगर हम इसे C पर टच करेंगे तो ये राइट डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं हमें 0 मिल जाएगा, ये कंफर्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो, A और C दोनों पे टच करने पर एक ही साइड डिफ्लेक्शन आ रहा हो तो फिर इसका मतलब एपिटस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है ना? तो देखो बैलेंस स्टेट मिलने के बाद मान लो सपोज यहाँ हमें बैलेंस स्टेट मिल चुकी है, इसके बाद हम लिख सकते हैं R4, यहाँ हम लिखेंगे R4 डिवाइडेड बाय क्या बताया था मैंने, बताओ, अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। मैंने रेशियो से याद कराया था ये। यहाँ अगर हम बात करें R4 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाता है ये, R2 अपॉन R1 इंटू R3। R2 जो है ये कैसा रेजिस्टेंस है बताओ? इट इज नोन रेजिस्टेंस। वहां रेजिस्टेंस बॉक्स में तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि तुमने 1 ओम रेजिस्टर निकाला है या 2 ओम अप्लाई किया है या 3 या 4 या 5, जो भी रेजिस्टेंस यहाँ से निकाला होगा, जो भी डॉट यहाँ से निकाली होगी, वो डॉट ही हमारे लिए R2 की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं R1 और R3। देखो R1 और R3 रेजिस्टेंस पता होने की जरूरत ही नहीं है। ये एपरेटस हमारे लिए वैल्यूज को इतना सिंपल कर देता है कि बस हमें ये लेंथ मेजर करनी है, ये लेंथ के ऊपर बेस्ड है। और लेंथ मेजर कर देने के बाद इजीली हम यहाँ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो किस तरीके से कर पाएंगे हम। R2 जो है दिस इज नोन रेजिस्टेंस, R2 नोन रेजिस्टेंस है। तो अब देखो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस, ये जो वायर है मीटर ब्रिज का, इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं स्मॉल r, ठीक है ना? रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मीटर ब्रिज वायर, 1 सेंटीमीटर ऑफ मीटर ब्रिज वायर, कितना मान लिया मैंने? स्मॉल r, ठीक है ना? आई एम टेकिंग दिस रेजिस्टेंस स्मॉल r। 1 सेंटीमीटर का स्मॉल r है तो बताओ L सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? ये लेंथ सेंटीमीटर में है, यहाँ पे 1 मीटर का स्केल होगा, सेंटीमीटर में हमें लेंथ मिलेगी। सो बताओ, सो R1, ठीक है ना? R1 कितना हो जाएगा बताओ? L इंटू स्मॉल r। यू आर गेटिंग इट? चूंकि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो L सेंटीमीटर का कितना होगा? LR। और LR क्या है बताओ? R1। सिमिलरली मुझे R3 की वैल्यू बताओ। R3 कितनी लेंथ है? 100 माइनस L। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R। ये जो वैल्यू हमने मानी है इससे हम कैंसिल भी कर देंगे, यानी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू पुट करो। R4 इज इक्वल टू R2, कितना है R2 हमारे पास? नोन है, ये तो साफ साफ दिख रहा होगा। R1 कितना है बोलो? L इंटू R। और R3 कितना है? 100 माइनस L इंटू R। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ? नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो तुम देख रहे हो R यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। जो हमने माना था एक अननोन क्वांटिटी थी वो हमने कैंसिल भी कर दी बड़ी आसानी से। और अब हमारे पास एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या बोलता है बोलो? ये फॉर्मूला बोलता है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R2। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर लिखा है ये तुम्हें प्रैक्टिकल में भी लिखना है इसके थ्योरी में, और यही फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन भी करते हैं यहाँ। सो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। देखो R2 तो साफ साफ हमें दिखता ही है रेजिस्टेंस बॉक्स में, और L मेजर करना है बस। और L मेजर करने के लिए हमें वी हैव टू मूव जॉकी ऑन दिस वायर वेरी जेंटली। जब हम जॉकी को इस पे मूव कराएंगे देन
बैलेंसिंग लेंथ पता करना बहुत आसान हो जाएगा, और जैसी बैलेंसिंग लेंथ आएगी हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से इजीली हम ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ये है सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक एप्लीकेशन, एक एपरेटस मीटर ब्रिज, जिसकी मदद से हम एक अननोन रेजिस्टेंस R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछा जाए, एक्सप्लेन करना है तो उतना कर सकते हैं। एक छोटा सा और हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो, अगर मैं इस स्टेप को थोड़ा डिफरेंटली लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, R2 अपॉन L इज इक्वल टू R4 अपॉन 100 माइनस L। बताओ, R2 अपॉन L लिख दिया, 100 माइनस L को मैं इधर लेके आ गया, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ क्या रिजल्ट बताया था, R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। सिमिलरली यहाँ क्या रिजल्ट बना, देखो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस नहीं है तो लेंथ ही ठीक। यहाँ पे रिजल्ट बनेगा R4 अपॉन 100 माइनस L, R4 अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R2 अपॉन L इज इक्वल टू R2 अपॉन L। तो न्यूमेरिकल में, कंपटीशन में अगर न्यूमेरिकल बनता है, इसके ऊपर बोर्ड में तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना है, अगर कंपटीशन में न्यूमेरिकल बनता है तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि फिर से हमें बस वही रेशियो याद रखना है कि इधर वाला रेशियो इज इक्वल टू इधर वाला रेशियो। काफी इजी हो गया ना। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखने के लिए तुम ध्यान रख सकते हो। और इसमें कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या करता है, अननोन रजिस्टर को यहाँ लगा देता है, रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ कनेक्ट करता है। मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ट्रिक हमारे पास है, कोई बात नहीं। बस याद रखना, इधर वाले रेजिस्टेंस का रेशियो इधर वाले लेंथ के साथ और इधर रेजिस्टेंस का रेशियो इधर वाले लेंथ के साथ ही निकलेगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर के एक तरफ वालों का रेशियो गैल्वेनोमीटर के दूसरे साइड वालों के रेशियो के इक्वल होगा। यही ट्रिक मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, सेम ट्रिक मैंने अभी एक्सप्लेन की है। दोनों ही टॉपिक आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। So our topic is potentiometer. Okay, so this is another apparatus. By this apparatus we can measure the value of EMF and potential difference accurately. This apparatus is also used to measure to compare the EMF of two primary cells and to find out the internal resistance of a given primary cell. ठीक है, तो एक पोटेंशियोमीटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी एक एपरेटस है जो लैब में तुम्हें मिलेगा, फिजिक्स लैब में। यहाँ एक वुडन बोर्ड के ऊपर एक 10 मीटर लंबा वायर इस तरीके से एक मीटर के सेगमेंट में लपेटा जाता है। टोटल वायर की लेंथ जो होती है वो 10 मीटर होती है, इससे अलग भी हो सकती है 6 मीटर 7 मीटर, पर जितनी ज़्यादा लेंथ होगी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बस एक वुडन बोर्ड होगा और उसके ऊपर एक 10 मीटर लंबा वायर, बस यही जो है पोटेंशियोमीटर होता है। इस पोटेंशियोमीटर से हम प्राइमरी सेल जो है उसके ईएमएफ को एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ को कंपेयर करना, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, सो अगर हम यहाँ देखें तो ये इसका प्राइमरी सर्किट है। अगर हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो, तो ध्यान रखना प्राइमरी सर्किट हमेशा यही होगा, प्राइमरी सर्किट हमेशा इसी तरीके से होगा। और क्या होगा इसके अंदर, एक 10 मीटर लंबा वायर जिसका एक एंड ए है, जिसका दूसरा एंड बी है। थोड़ा स्पेशल दिखाने के लिए मैंने ये बॉक्स बनाए हैं। यहाँ ए से एक सेल कनेक्ट होगा, याद रखना ए को हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ ये होगा प्लस माइनस, दिस इज स्टैंडर्ड सेल, ये मेन सेल है अपना जो प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड होता है। यहाँ इसके बाद यहाँ एक की कनेक्टेड होगी और की के बाद ये फर्दर कनेक्टेड होगा एक रियो स्टेट से, जो करंट को यहाँ क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे प्रैक्टिकल में, चाहे हम एग्जाम में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें इतना बनाने की जरूरत नहीं है। 10 मीटर वायर को बार बार इस तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये इसका डायग्राम है, जब भी हम सर्किट पे बनाएंगे तो बस इस तरह से शॉर्ट बनाएंगे। दोनों डायग्राम सेम है, ठीक है। तो शॉर्ट में ये होगा, यहाँ तुम्हें एक वायर दिख रहा है ए बी, यू कैन सी। सो दिस वायर ए बी, लेंथ ऑफ दिस वायर इज 10 मीटर। तो यही हमारा 10 मीटर लंबा वायर है और तुम देख सकते हो एक एंड पे ए है, दूसरे एंड पे बी है। मैंने स्पेशल दिखाने के लिए ये चेक बॉक्स यहाँ पर बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशलिटी बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल वायर नहीं है, दिस इज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, और नाउ यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, स्टैंडर्ड सेल दिख रहा है ना, यही सेल है यहाँ ई, यही की यहाँ पर के, और यही आर एच यहाँ है। तो हम सर्किट में इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, अब बात आती है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इसका क्या प्रिंसिपल है हम समझते हैं। तो देखो, फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, अगर यहाँ करंट कांस्टेंट हो, ठीक है ना, करंट को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे यहाँ, तो उस कंडीशन में
करंट जैसे ही कांस्टेंट होगी, यहाँ पोटेंशियल जो होता है इस वायर पे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वायर पे V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। यानी फॉर द स्टेडी करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी लेंथ जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो क्या कहा मैंने कहा फॉर कांस्टेंट आई, हम अगर करंट को यहाँ कांस्टेंट लें, फॉर कांस्टेंट आई, यानी अगर हम कोई रीडिंग ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ रीडिंग, देन हमें आर एच को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि आर एच को डिस्टर्ब करेंगे तो रेजिस्टेंस के वेरिएशन से करंट भी वेरी कर जाएगा, ठीक है ना। फॉर कांस्टेंट आई, फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, क्या कहा हमने, बताओ क्या है प्रिंसिपल, पोटेंशियल ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ओके। जब इसको इक्वल में चेंज करेंगे, देन V इज इक्वल टू K into L, ठीक है। तो वी आर गेटिंग अ कांस्टेंट हियर, और वो कांस्टेंट क्या है, K। इन नेक्स्ट स्टेप दिस K is, we can define it is V upon L, काफी इंपॉर्टेंट है ये, K is equals to V upon L। ये जो K हमें यहाँ मिला है, इस K को क्या कहते हैं, दिस K is called potential gradient, याद रखना है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज potential gradient। यूनिट साफ साफ दिख रही है, यूनिट है वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर पर। ऐसा यूनिट क्या होगी बताओ, वोल्ट पर मीटर। कभी कभी एग्जाम में या न्यूमेरिकल में वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी गिवन हो सकता है, बट वी नो ऐसा यूनिट विल बी वोल्ट पर मीटर, ओके। सो K इज इक्वल टू V अपॉन L, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी K हमें मिली है यहाँ। दिस K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत इजीली हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर is called potential gradient, ओके। सिंपल हो गया ये। अब हम अगर इसके प्रिंसिपल को देखें, प्रूफ करना चाहें तो देखो हम इजीली यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम ओम्स लॉ से डिस्कस करें, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चले तो हम जानते हैं V डेरिवेटिव क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, और उसके बाद उसका आंसर क्या आता है बताओ, V इज इक्वल टू I यार, ठीक है। V is equals to I, what is the value of I, you got rho L upon A, ठीक है ना। यहाँ जो सेल है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा I rho L upon A, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ में I इज नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूँ V is equals to, ये हो जाएगा I rho upon A, I rho upon A, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में कौन आ रहा है बताओ, यहाँ L, ठीक है ना। I rho डिवाइडेड बाय, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ स्टेप को, I'm gonna write this step here. V is equals to I rho upon A into L, ठीक है ना। तो अब तुम देख सकते हो अगर I कांस्टेंट है, if I is कांस्टेंट तो रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये भी कांस्टेंट होगा, तो बॉक्स में इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है ये वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है, और हम यहाँ देख रहे हैं V जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो हम यहाँ लिख देंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और इसके लिए जो शर्त है जो हमें ध्यान रखना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या है बताओ, वो है I must be constant here, ठीक है ना। तो फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने इजीली इसको प्रूव किया है। K की वैल्यू भी यहाँ में दिख रही है, I rho अपॉन A, हम यहाँ K से रिलेट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड principle of potentiometer. Now we are going to discuss some other important terms related to potentiometer. तो चलो आगे बढ़ते हैं। So our next topic is standardization of potentiometer. Okay. So question is, what is standardization of potentiometer? Standardization means to find the value of potential gradient K practically, okay. So the process by which we find the value of potential gradient practically by using potentiometer is called standardization, okay. और standardization को मैं explain करूँगा, एक सर्किट डायग्राम you can see on board, एक सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, देखो यहाँ स्टैंडर्ड डायग्राम थोड़ी देर पहले जो मैंने बनाया था वही है ना। एक AB, this AB is potentiometer wire of length 10 meter, then the point A is connected to the standard cell, और ये standard cell के लिए EMF कितना है, कैपिटल E, की K और रियोस्टेट RH, you are getting it, this is रियोस्टेट जो कि करंट को कंट्रोल करेगा। इसके बाद अब एक एक्स्ट्रा सर्किट है यहाँ, तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मेन सर्किट तो अपना सेम रहेगा। अब हम बात करेंगे तो यहाँ A से
अगेन मैंने एक सेल कनेक्ट किया है, ये नोन सेल है, हमें ये सेल जो है इसका ईएमएफ पता होना चाहिए। और फर्दर मैंने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, जो कि करंट है या नहीं, और करंट को जीरो करना है, यानी जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो हमें इस गैल्वेनोमीटर से पता चलेगी। और फर्दर इसको आगे हमने कनेक्ट किया है विद अ जॉकी, ठीक है ना। तो सर्किट डायग्राम बोर्ड पे देख सकते हो। तो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम यहाँ के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नॉन सेल में हम कोई भी सेल ले सकते हैं, यहाँ जनरली डैनियल सेल लिया जाता है। तो 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स 1.08 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल जो है डिफरेंस या ईएमएफ वो हमें देता है, ठीक है ना। तो ये है नोन सेल। अब देखो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले ये सर्किट हम कंप्लीट करेंगे लैब में। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ एक नोन सेल हमारे पास होगा। और अब नोन सेल के लिए देखो, अब सिंपली पहले हमें ये समझना है कि वर्किंग किस तरह से करेगा, ठीक है, लैब में। तो देखो ये 10 मीटर लंबा वायर है, ये स्टैंडर्ड सेल है अपने पास की। इस सेल का ईएमएफ बाकी तुम जितने भी सेल काम में लोगे उन सबसे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ हम एक बैटरी एलिमिनेटर जनरली कनेक्ट करते हैं और उसको हम 4 वोल्ट 6 वोल्ट, यानी हमें जितने भी वोल्टों से रखना है, ध्यान रखना यहाँ जो भी सेल होगा उसका ईएमएफ यहाँ तुम 2 3 1 कितने भी सेल काम में लो उनसे ज्यादा होना ही चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखो बहुत सिंपल है, अगर हम इसके वर्किंग को समझना चाहें तो काफी सिंपल है। सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेल है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए समझो कि मान लो ये सेल 10 वोल्ट है, ठीक है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए 10 वोल्ट है, और यहाँ मैं रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ 0, ठीक है ना। रियोस्टेट हमने 0 पे सेट किया, यानी मान लो थोड़ी देर के लिए कि रियोस्टेट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर ये 10 वोल्ट है और मान लो फिलहाल ये जो नीचे हमने सर्किट ड्रॉ किया है, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर दूंगा, इसे मैं फिलहाल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमने कंडीशन ली है, ये जो वायर है AB 10 मीटर लेंथ वाला एक रेजिस्टेंस वायर, ये वायर अब इस सेल के साथ पैरेलल में है। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को R लेके चलूं तो तुम ये देख सकते हो ये 10 वोल्ट जो है ना, ये इस पूरे वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही बात इसका प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या सीखा हमने, हम ये देखेंगे कि देखो इस कंडीशन में अगर ऐसा है तो 10 वोल्ट जो है वो पूरा का पूरा इस वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज रियोस्टेट पे 1 वोल्ट खर्च हो जाता है या 2 वोल्ट खर्च हो जाता, तो फिर जो 8 वोल्ट बचता वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात तो वही है। तो 0 ओम से थोड़ा इजी हो जाता है ये बात समझना, यानी ये 10 वोल्ट एज इट इज पूरा AB वायर के ऊपर क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब अगर मैं इस A साइड को एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करूंगा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, वोल्ट मीटर का दूसरा साइड है, इसको मैंने जॉकी से कनेक्ट किया है जैसे। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मैं इस J को B पॉइंट पे टच कर दूं, अगर मैं इस जॉकी को ले जाके यहाँ B पॉइंट पे टच कर दूं, तो फिर मुझे बताओ वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा। बहुत इजी है, कितनी देगा, 10 वोल्ट। हर कोई आंसर दे सकता है कि सर यहाँ 10 वोल्ट है, A और B के बीच में भी 10 वोल्ट होगा। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो फिर बताओ यहाँ कितना होगा। तो फिर हम यहाँ देख सकते हैं ये भी वोल्ट मीटर 10 वोल्ट आंसर देगा, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस जॉकी को बिल्कुल मिड पॉइंट पे टच कर दूं, 5 मीटर पे टच करूं, तो अब कितना आएगा, आंसर होगा 5 वोल्ट। क्लियर है ना। अगर मैं इसको 1 मीटर पे टच करूं यहाँ, तो फिर ये कितना आंसर देगा। अगर मैं यहाँ इसको लेके 1 मीटर पे टच करूंगा तो 1 वोल्ट, 2 मीटर पे टच कर देंगे तो 2 वोल्ट, 3 मीटर पे टच कर देंगे तो 3 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। 10 मीटर पे 10 वोल्ट, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, V प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे L बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे B भी बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है, पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और ये बहुत आसान लैंग्वेज में बिल्कुल इजीली हमने एक्सप्लेन किया कि ये वर्क कैसे करता है। और अब ये जो की है ये इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अब की हमें मिल चुकी है। तो चलो वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन समझते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मैं फिर से वही डायग्राम को फिट कर देता हूँ। तो मैंने कहा था कि ये हमारा मेन सर्किट है, ये हमेशा सेम रहेगा। तुम देखना भी मैं 2-3 डायग्राम और बनाऊंगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमने एक सेल, प्राइमरी सेल कनेक्ट किया है, और ये हमारा स्टैंड जो सेल है ये नोन सेल है, ठीक है ना, ये नोन सेल है। और यहाँ EMF इसका मैं E ले रहा हूँ। आगे हमने इसको कनेक्ट किया है एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट किया है एक जॉकी से, जिसको हम इस वायर के ऊपर जेंटली चलाएंगे ताकि हम बैलेंसिंग स्टेट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो देखो अब यहाँ क्या होगा, इस पूरे सेटअप को कंप्लीट करने के बाद मैं जो जॉकी इसको A पॉइंट पे टच करूंगा, सपोज ये लेफ्ट डिफ्लेक्शन दे रहा है, तब हम इसको B पॉइंट पे टच करेंगे तो ये राइट डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब वायर में कहीं ना कहीं बीच में हमें 0
डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन जरूर मिलेगी और उसी को ही हम कहेंगे बैलेंसिंग स्टेट, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये इस सेल को बैलेंस करेंगे। सपोज ये सेल एल लेंथ पे जाके बैलेंस हो गया, ठीक है ना। कितनी लेंथ इसने कवर की, एल, और जब एल लेंथ पे जाके बैलेंस हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन हमें दिखा दिया कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी हो गई, जीरो। जैसे ही जीरो करंट होगी हम समझ जाएंगे बैलेंसिंग स्टेट हमें मिल चुकी है। इस तार का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सो फॉर बैलेंसिंग लेंथ, यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E इज, हम ले लेते हैं कितनी है, सपोज L, ठीक है ना, कितनी है, L है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ potentiometer, what we can write here, we can write here that E is directly proportional to L, और जब इक्वल में चेंज करेंगे तो we have potential gradient K, and in the next step we can write K is equals to E divided by L, K is equals to E divided by L। अगेन हमारे पास ये वैल्यू आई है, यहाँ E नोन है, यहाँ L सामने साफ साफ दिखेगा, स्केल होता है कनेक्टेड पोटेंशियोमीटर के साथ, वहां हमें वायर के साथ तो पता चल जाएगा लेंथ कितनी है। तो देखो लेंथ मेजर करना एपरेटस की हेल्प से बहुत आसान है। बात करें E ऑलरेडी नोन है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन easily find out the value of potential gradient. So this is the practical way to find out the value of potential gradient, और इसी को ही बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो छोटा सा इंपॉर्टेंट क्यूट सा ये एक टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, so the next topic is sensitivity of potentiometer. Now the question is what is sensitivity? देखो ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझेंगे, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो जो भी मैं बोलूँगा उसे बहुत क्लियरली सुनना है, माइंड में रिवाइज करना है, रिकॉल करना है और अच्छे से हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। एक छोटे से डिस्कशन के बाद सेंसिटिविटी जैसा जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि सेंसिटिविटी होती क्या है, व्हाट इज सेंसिटिविटी। तो देखो सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर के लिए वो एक, अगर हम डिफाइन करें उसे तो एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी जो छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को या छोटे से ईएमएफ को बहुत क्लियरली हमें मेजर करके देगी। तो मैं डिफाइन करूंगा एबिलिटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस और वेरी स्मॉल ईएमएफ इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। कि छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को, छोटे से ईएमएफ को, कम वैल्यू को भी अच्छे से वायर पर हमें एकदम क्लियरली मेजर करके दे दे तो उसे हम कहेंगे सेंसिटिविटी। या मैं ये कह सकता हूं कि छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर है तो उसके लिए हमें एक अच्छी खासी लेंथ मिल जाए पोटेंशियोमीटर वायर पर तो उसे ही हम सेंसिटिविटी कहेंगे। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास दो सेल है, प्राइमरी सेल, ठीक है ना। एक सेल के लिए मान लो ये स्टैंडर्ड सर्किट हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मेन सर्किट है ये तो हमेशा सेम ही रहता है ना, ये तो कोई नहीं बदल सकता और नहीं बदलेगा। मान लो यहाँ पर मेरे पास दो सेल हैं, ठीक है, एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा। जितने भी सेल हम कनेक्ट करेंगे उन सबके पॉजिटिव ए पॉइंट पे ही होने चाहिए, स्टैंडर्ड का भी ए पॉइंट पे ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेल है, सपोज मैं E1 बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ E2, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि E1 सेल जो है इसके लिए लेंथ हमें मिली यहाँ 3 मीटर, E2 सेल के लिए भी 3 के आसपास ही लेंथ मिल रही है, 3 पॉइंट समथिंग लेंथ मिल रही है, बहुत कम डिफरेंस दिख रहा है। इन दोनों सेल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रखते हैं, दोनों का ईएमएफ अलग अलग है और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, यानी बहुत माइनर डिफरेंस है। अब अगर ये पोटेंशियोमीटर इस छोटे से डिफरेंस को, सपोज पहला है 3 वोल्ट और दूसरा है 3.1 वोल्ट, अगर ये पोटेंशियोमीटर इस छोटे से डिफरेंस के लिए अच्छी खासी लेंथ हमें दे दे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सेल जो है ये सेम पोटेंशियल नहीं रख रहे थे, ये दोनों सेलों का पोटेंशियल जो है, इन दोनों सेलों का जो ईएमएफ है वो अलग अलग है। तो क्लियर हो गया होगा। तो जो पोटेंशियोमीटर हमें जितना अच्छे से ये कैलकुलेट करके बताएगा, इसके डिफरेंस को अच्छे से क्लियर करके बताएगा, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये समझने के लिए। तो बहुत इजी है, हमने समझ लिया, बहुत ध्यान दिया हमने इस बात पे। तो सेंसिटिविटी जो है वो ये होता है कि क्या एबिलिटी है एक पोटेंशियोमीटर की जिससे कि वो एक छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को भी अच्छे से मेजर करके हमें दे। ओके, तो ये सेंसिटिविटी है। अब क्वेश्चन आता है कि जो सेंसिटिविटी है
वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो याद रखना है हमें, सेंसिटिविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो सेंसिटिविटी है मैंने डिफाइन किया इसे, सेंसिटिविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन के, और के क्या होता है बताओ, इट इज आवर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन ये आता है, थोड़ी देर के लिए मैं सोचने को कहूँ तुम्हें, मुझे बताओ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ज्यादा हो तो फिर जो सेंसिटिविटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो, अगर हम सोच के बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो सेंसिटिविटी कैसी होगी? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ज्यादा है तो सेंसिटिविटी कम होगी। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। इसको हम समझते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट लो है, कम है, तो फिर सेंसिटिविटी जो है वो ज्यादा होगी। कैसे कहूंगा मैं? देखो बहुत सिंपल है, लॉजिकल समझते हैं इस चीज को कि के कम होने से सेंसिटिविटी हाई कैसे हुई। अगर के कम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, इसका मतलब ये है कि पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल कम है। के इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? अगर हम के लिए समझे तो के इज इक्वल टू हमने थोड़ी देर पहले समझा था, क्या था बताओ? E अपॉन L। यानी अगर के कम है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो पर यूनिट लेंथ वोल्टेज है, यहाँ हम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ वोल्टेज है वो कैसा है? कम है। तो यूनिट लेंथ पे 1 सेंटीमीटर पे जितना कम वोल्टेज होगा उतनी ही ज्यादा लेंथ हमें चाहिए होगी उस वोल्टेज को, अगर हम देखें, कवर करने के लिए, उस ईएमएफ को कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास के की वैल्यू कम होगी तो छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को कवर करने के लिए वायर के ऊपर ज्यादा लेंथ रिक्वायर होगी। तो हमें यह समझ में आता है कि अगर के की वैल्यू कम है तो वायर की ज्यादा लेंथ मिलेगी, यानी सेंसिटिविटी हाई होगी। ऐसा पोटेंशियोमीटर छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत अच्छे से मेजर करके हमें देगा, मेजर करके हमें बताएगा। तो हमें याद रखना है कि अगर के कम है तो सेंसिटिविटी जो है वो हाई होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से सेंसिटिविटी को हाई कर सकते हैं। तो हमें क्लू तो मिल चुका है कि अगर हम कैसे भी करके के को कम कर दें तो सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और के को कम करने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि एल जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। इस फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ एल जो है, तो लेंथ जो है, यहाँ से मैं पहला पॉइंट मिला है, पहला फैक्टर में मिला है कि लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर वायर की वो जितनी ज्यादा होगी के की वैल्यू उतनी कम होगी, और के की वैल्यू जितनी कम होगी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो शायद तुम्हें ये समझ में आ गया यहाँ कि क्यों पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इतनी ज्यादा ली जाती है। 10 मीटर से ज्यादा भी लेंथ तुम ले सकते हो, यानी लेंथ जितनी ज्यादा होगी सेंसिटिविटी उतनी ही अच्छी होगी और वो उतनी ही एक्यूरेटली वैल्यूज को हमें बताएगा। ठीक है, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है यहाँ, सेकंड V इज इक्वल टू IR, तो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें यहाँ करंट जो होगी, करंट I, इस करंट की वैल्यू को अगर हम यहाँ डिक्रीज कर दें, जो मेन सर्किट है हमारा, वहां अगर हम करंट की वैल्यू V इज इक्वल टू IR, करंट की वैल्यू को अगर डिक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर K की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी है वो हाई हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम सेंसिटिविटी को हाई कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. So that's it for this video lecture. Carry on with your studies. Don't forget to like, share and subscribe these videos. Share these videos with your friends as much as you can. Press the bell icon as well so that you can get the notifications. Okay, so अपनी स्टडी में बने रहिए. If you are facing any doubt, you are allowed to ask on WhatsApp. You are allowed to ask on comment section. Okay, so now see you in next class. Till then, take care.